Hello and good morning everyone. I welcome you all Eduverse News Analysis. Today is 25th February 2023 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. Before starting the video, for PDF join Telegram channel Eduverse News Analysis जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज आपकी यहाँ पर कवर हो. चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. तो यहाँ पर हमारी पहली न्यूज है, इट्स सेंटर्स कॉल सीज सुप्रीम कोर्ट ऑन मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी. नाउ यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स जो लॉ स्टूडेंट्स हैं उन्होंने यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की. किसके अगेंस्ट में, मतलब कि पिटीशन फाइल की कि आपको क्या करना चाहिए कि विमेंस को यहाँ पर मेंस्ट्रुअल लीव प्रोवाइड करनी चाहिए. जो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है. ठीक है, इसमें क्या होता है, जो स्टार्टिंग के 2 डेज होते हैं, जो विमेंस को यहाँ पे पीरियड्स आते हैं, तो स्टार्टिंग के इसमें ये कहा जाता है कि जो 2 डेज होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, पेनफुल होते हैं, है ना. तो यहाँ पे इसको ध्यान में रखते हुए ये क्या करना चाहिए, हमें विमेंस को यहाँ पे ये जो 2 डेज का यहाँ पे लीव प्रोवाइड करनी चाहिए. ओके, अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये जो इशू है, ये इसके बहुत सारे यहाँ पे डायमेंशंस हो सकते हैं. देखिए यहाँ पे क्या, देयर आर डिफरेंट डायमेंशंस टू द इशू. इस इशू के बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं. वी विल लीव इट टू दी पॉलिसी मेकर्स. हम इसको क्या कर रहे हैं, पॉलिसी मेकर्स को वो कर रहे हैं. अगर पॉलिसी मेकर्स यहाँ पे कोई पॉलिसी फॉर्मुलेट करते हैं तो हम उसके बाद उस पॉलिसी को यहाँ पे क्या करेंगे, इस इशू को यहाँ पे कंसिडर करेंगे. ओके, अब ना इंडिया में क्या है, इंडिया में है एक एक्ट, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961. ओके, ये एक्ट 1961 में आता है. इसमें क्या है, जो विमेंस हैं, जो विमेन हैं किसी भी कंपनी में, किसी वर्क फोर्स में वो पार्टिसिपेट कर रही हैं, है ना, तो उनको यहाँ पे क्या किया जाता है, मैटरनिटी लीव प्रोवाइड की जाती है. ओके, जो 6 मंथ और 1 साल तक की, मतलब कि वहाँ पर क्या किया जाता है, उनको मैटरनिटी लीव प्रोवाइड की जाती है. ये ऑलरेडी हमारे पास एक्ट है. ओके, और ये लीव हो, मतलब कि ये पेड लीव होती है. आप काम नहीं कर रहे, स्टिल आपको यहाँ पे क्या होगा, वेजेस प्रोवाइड, आपको जो सैलरी है वो दी जाएगी. ओके, अब ना हम यहाँ पे इशू की बात करते हैं. इशू क्या हो सकता है, अब हमारे पास तो सिर्फ ये इतनी सी न्यूज़ थी. अब पहला इशू कि यहाँ पर हम किसकी बात करें, जेंडर इक्वालिटी की. ओके, जेंडर इक्वालिटी की. दूसरा, यहाँ पर विमेन का जो पार्टिसिपेशन है वर्क फोर्स में वो क्या है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्या है, इंडिया में कम है. ओके, तो हम क्या कर रहे हैं कि विमेन का जो इवन हम ये देखते हैं कि जितनी भी यहाँ पे एजुकेटेड विमेन है वो एजुकेशन तो ले लेती हैं, बट वो किसी कंपनी में जब वर्क फोर्स की हम बात करते हैं तो उनका हमें पार्टिसिपेशन कम दिखता है. क्यों, क्योंकि उनके साथ यहाँ पे क्या है, एक तो इनइक्वालिटी है, ज़्यादा ये प्रेफर करते हैं जो कंपनीज होती हैं. इवन हम कंपनीज की बात करें, जितने भी जो वर्क फोर्स है वो ये क्या करते हैं, वो ये प्रेफर करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे मेल जो है उनको यहाँ पर क्या करें, हायर करें. क्यों, क्योंकि विमेन के साथ देखिए, एक तो ये पहली प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि उन्हें फैमिली को भी देखना पड़ता है. ठीक है, विमेन को यहाँ पे फैमिली को यहाँ पे मतलब एक माइंडसेट बना हुआ है कि विमेन को क्या है, फैमिली को देखना पड़ता है. ओके, दूसरा यहाँ पे क्या है, जैसे कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये जो मैटरनिटी लीव प्रोवाइड करनी पड़ती है. अब यहाँ पे मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी की बात की जा रही है कि विमेन को यहाँ पे क्या है, मेंस्ट्रुअल लीव भी प्रोवाइड की जाए. तो यहाँ पे एक डिसइंसेंटिव यहाँ पे बन जाता है, ये डिसइंसेंटिव की तरफ काम करता है. तो ये किस पे सबसे ज़्यादा हर्डल बनेगा, विमेन की जो हायरिंग है उस पर यहाँ पर क्या बनेगा, एक हर्डल क्रिएट करेगा. ओके, इंडिया की बात करें तो इंडिया में 2 स्टेट्स हैं, बिहार एंड केरला. वो क्या करते हैं, अलाउ करते हैं मेंस्ट्रुअल पेन लीव, है ना. यहाँ पे देखिए, तो बिहार एंड केरला आर दी ओनली स्टेट दैट अलाउ मेंस्ट्रुअल पेन लीव. ही हैड सॉट अ डायरेक्शन फ्रॉम द कोर्ट अंडर सेक्शन 14 ऑफ द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961. मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है, उसके अंदर एक सेक्शन है 14, उसके अंडर ये लोग क्या करते हैं, केरला एंड बिहार जो ये 2 स्टेट्स हैं वो विमेंस को यहाँ पे मेंस्ट्रुअल पेन लीव प्रोवाइड करते हैं. ओके, तो यहाँ पे देखिए इशू यही आ रहा है कि ऑलरेडी विमेन का जो पार्टिसिपेशन है वर्क फोर्स में वो कम है, और जब अगर हम उनके पार्टिसिपेशन की बात भी करते हैं तो हमें क्या ध्यान रखना होगा, उनकी जो बेसिक राइट्स हैं, है ना, उनके राइट्स को भी यहाँ पर ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना होगा. अब यही सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो जिसके कारण यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, जो विमेन की हायरिंग पोजीशन है उसमें हमें डिसइंसेंटिव्स देखने को मिलते हैं. हम अदर कंट्रीज़ की बात करें तो जापान ने यहाँ पे ये जो मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी है इसको यहाँ पे मतलब इसके बारे में बात की थी कि हमें क्या करना चाहिए, मेंस्ट्रुअल लीव प्रोवाइड करनी चाहिए. बट वहाँ पे इतना ज़्यादा इशू नहीं है. क्यों इशू नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी वहाँ पर क्या है, विमेन का जो पार्टिसिपेशन है वर्क फोर्स में वो बहुत ज़्यादा है. अब उनके सिर्फ उन्हें क्या करना है, वहाँ पर उनको लीव प्रोवाइड करनी है. अब जो कंपनीज हैं उनके साथ भी क्या है, बहुत सारे इशूज़ आ जाते हैं. कैसे कि वो क्या करते हैं, ऑलरेडी यहाँ पे जो
वीकेंड्स होते हैं, है ना, वीक में यहाँ पे 2 डेज उनको 2 डेज क्या करते हैं, जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको यहाँ पे लीव प्रोवाइड की जाती है, जैसे सैटरडे संडे। तो मंथ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 4 सैटरडे आ जाते हैं, 4 संडे आ जाते हैं। ओके, अब यहाँ पर अगर हम विमेन को हायर करते हैं तो उन्हें 2 डेज और यहाँ पे क्या मेंस्ट्रुअल लीव प्रोवाइड करें। ओके, तो यहाँ पे उनकी जो ये छुट्टी वाला है केस वो और ज़्यादा यहाँ पर बढ़ जाते हैं। तो अब देखिए इसमें ये कह सकते हैं कि इसी के कारण जो इनकी जो वुमेन की हायरिंग जो पोजीशन है ना, वो यहाँ पर क्या होगा, वो डिसइंसेंटिवाइज होगा। ओके, आई होप आपको ये इशू यहाँ पर क्लियर होगा। तो देखिए इसके हम वे फॉरवर्ड की अगर हम बात करें तो हम ऐसा कर सकते हैं कि जैसे कि अगर विमेन यहाँ पे 2 डेज लीव ले रही है, मेंस्ट्रुअल पेन जो लीव है वो ले रही, तो आप उसकी प्लेस पर ये कर सकते हैं कि जो उनको संडे एंड सैटरडे की छुट्टी मिलती है तो आप उस दिन वहाँ पर क्या एक्स्ट्रा वर्क करके, है ना, एक्स्ट्रा टाइम वर्क करके आप उसको यहाँ पे वो कर सकते हैं, ठीक है ना, जो उसके हमें नुकसान है उसको हम यहाँ पे भर सकते हैं। अब देखिए, अब देखते हैं आगे यहाँ पे क्या होता है। ओके, आई होप आपको यहाँ पे क्लियर होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, ERCP टेक्स पॉलिटिकल ट्विस्ट एज MP अप्रोचेस सुप्रीम कोर्ट फॉर स्टे। नाउ यहाँ पर एक प्रोजेक्ट है ईस्ट राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट क्या है, इसमें जो हमारी मेनली 3 रिवर है, एक पार्वती रिवर, काली, सिंध एंड चंबल रिवर। आप इसका मैप में देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए ये चंबल रिवर है, ये बानस रिवर है, काली एंड सिंध रिवर एंड पार्वती रिंग। इनकी यहाँ पे लिंकेज की बात की जा रही है। क्या करना है, जैसे आप सभी को पता है राजस्थान में क्या है, हमें पानी की कमी मिलती है, देखने को मिलती है, और ये चंबल रिवर ये MP से होकर आती है, और ये पार्वती और काली सिंध रिवर है। ओके, अब यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि ये कहा जा रहा है कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे काली सिंध रिवर, पार्वती और चंबल रिवर को यहाँ पे लिंक करेंगे और एक कैनाल बनाएंगे, कहाँ, MP से ये आप कह सकते हैं राजस्थान तक। तो जो यहाँ पर राजस्थान में जो प्रॉब्लम है वाटर की, वो क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी ना। ये यहाँ पर मेनली बात की जा रही है किसकी, रिवर लिंकेज की। रिवर लिंकेज क्या है, आप पहले पूरा रिवर लिंकेज यहाँ पर हमारे लिए एक टॉपिक आ जाता है, इसको आप GS पेपर 3 से कनेक्ट कर सकते हैं। रिवर लिंकेज की अगर हम बात करें तो इसमें ये किया जाता है, जैसे कि हमारे इंडिया में आप सभी को पता है बहुत सारी रिवर्स हैं। अब इन रिवर्स में जैसे कि कुछ रिवर यहाँ पर जिनके पास क्या होता है, पानी सरप्लस में होता है। ओके, वाटर कैसा होता है, सरप्लस में होता है, और कुछ एरियाज में हमें ये देखने को मिलता है जो पानी हमें उसकी वहाँ पर कमी देखने को मिलती है। इवन यहाँ पे कुछ बहुत सारे यहाँ पे क्या है, ड्रॉट प्रॉन एरियाज भी हैं। राजस्थान कह सकते हैं आप ड्रॉट प्रॉन एरिया की कैटेगरी में भी आता है। ओके, तो यहाँ पे ये किया जाता है कि जहाँ जिस रिवर में यहाँ पे सरप्लस में पानी है, अब सरप्लस में पानी है तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि बारिश भी होती है, जब रेनफॉल होता है तो कभी कभी जो फ्लड जैसे सिचुएशन है वो भी हमें देखने को फेस करने को मिलती है। तो इससे क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा क्या होता है, वाटर का वेस्टेज होता है ना, वेस्टेज ऑफ वाटर होता है। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो रिवर्स है, कैनाल है, उनके थ्रू इनको यहाँ पे इनकी लिंकेज करते हैं, जिससे क्या होगा, जहां भी रिवर में मतलब कि जिस रिवर में सरप्लस में वाटर होगा तो उसको हम क्या कर देंगे, और जो ड्रॉट प्रोन एरियाज हैं, तो जब हम ये लिंकेज करेंगे तो जो सरप्लस वाटर है तो ये ड्रॉट प्रोन एरियाज में आ जाएगा। तो ये जितने भी यहाँ पर जो ड्रॉट प्रोन एरिया है, यहाँ पर दोनों के यहाँ पर क्या होगा, उसके फायदे मिलेंगे। ओके, आई होप आपको यहाँ पर रिवर लिंकेज सारी चीज़ों। अब देखिए, जो ड्रॉट प्रोन एरियाज होते हैं, कहीं भी अगर किसी भी जगह पर कोई ड्रॉट आ जाता है तो उसके यहाँ पे बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। पहला, जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है ना, उसमें यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिलती है, कितने ज़्यादा यहाँ पे लॉस होता है। सबसे ज़्यादा लॉस किसको होता है, यहाँ पे फार्मर्स को होता है, उनकी इनकम पर होता है। अब देखिए, अगर फार्मर की इनकम पर यहाँ पर क्या होता है, लॉस होता है, तो उसके बाद वो क्या करेंगे, यहाँ पर माइग्रेशन करेंगे। तो वो जिस एरिया में माइग्रेट होकर जाएंगे तो वहाँ की जो डेमोग्राफी है उस पर यहाँ पे इफेक्ट पड़ेगा। डेमोग्राफी पे इफेक्ट पड़ने के साथ साथ यहाँ पे जो फूड सिक्योरिटी है, अब देखिए एग्रीकल्चर, यहाँ पे एग्रीकल्चर लॉस हो रहा है तो जो हमारा फूड सिक्योरिटी है उस पर भी यहाँ पर इशू आएगा, है ना। तो देखिए यहाँ पर ये जो ड्रॉट है, जो वाटर है, उसके कारण हमें बहुत सारे यहाँ पे प्रॉब्लम फेस करने को मिलते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे बात की जा रही है, क्या करना है हमें कि ये कैनाल जो हमें रिवर लिंकेज का ये जिस सिस्टम है ये लेकर आएगा। आप सभी को पता है रिवर लिंकेज ये किसका यहाँ पर मोटिव था, अटल बिहारी वाजपेयी का, कि उनका ये सबसे बड़ा यहाँ पे कह सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव था कि हमें क्या करना है, जहां पर भी जिस भी रिवर में सरप्लस में वाटर है तो हम क्या करें, उनको रिवर लिंकेज करें, ताकि यहाँ पर क्या हो, हर एक एरिया में वाटर यहाँ पर मिले और उनको इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स है वो फेस करनी ना पड़े। हमने एक और यहाँ पे आप सभी ने सुना होगा, केन बेतवा लिंकेज प्रोजेक्ट, है ना, जिसमें हम केन और बेतवा रिवर को क्या करेंगे, लिंक करेंगे, जिससे क्या होगा, जो जहां पर सरप्लस में वाटर है और जहां वाटर की कमी है उसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, दूर कर सकेंगे। अब यहाँ पे इशू क्या आ रहा है, जो ये रिवर है,
कौन सी, चंबल रिवर, वो कहाँ से निकल रही है, एमपी से निकल रही है। अब यहाँ पे एमपी ने ये कहा, अब देखिए ये क्या है, रिवर जो होती है वो तो सर स्टेट नहीं देखती कि आप वो एमपी से निकल रही है कि यूपी से निकल रही है कि बिहार से निकल रही है, कहाँ से निकल रही, वो ये सब नहीं देखती। अब यहाँ पे क्या है, रिवर जो है वो शेयर करती है स्टेट्स। अब एमपी ने ये कहा कि अगर हम यहाँ पे ये रिवर लिंकेज होगा तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि हमारे पास क्या हो जाएगी, पानी की कमी हो जाएगी। ओके, अब ये देखिए इसी के चलते यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, पिटीशन फाइल की है सुप्रीम कोर्ट में। अभी जो प्रोजेक्ट है किसका है, राजस्थान का प्रोजेक्ट है। ये जो प्रोजेक्ट है इसकी पूरी कॉस्ट देखें हम तो कितना है, 37,200 करोड़ रुपीज। ओके, तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आप एक तरीके से कह सकते हैं, जिसमें यहाँ पे जो 3 रिवर हैं उनको इंटरलिंक किया जाएगा, पार्वती, काली सिंध एंड चंबल रिवर। ओके, अब नेक्स्ट इसमें बात आ रही कि और जो राजस्थान है उन्होंने ये सोचा था कि वो क्या करेंगे, एक फ्यूचर में उन्होंने डिमांड करी थी कि ये जो प्रोजेक्ट है इसको आप क्या करिए, नेशनल प्रोजेक्ट के तहत इसको रखिए, है ना, इसको ग्रांट कीजिए। नेशनल प्रोजेक्ट का जो स्टेटस है वो यूनियन से यहाँ पे डिमांड की थी कि यहाँ पे जो इशू है, तो इसलिए इसके चलते उन्होंने राजस्थान ने डिमांड करी कि आप क्या कीजिए, ये जो प्रोजेक्ट है इसको नेशनल प्रोजेक्ट का जो स्टेटस है वो ग्रांट कीजिए। बट अभी भी ये जो इशू है वो अनसॉल्व है, अनरिजॉल्व है, और इसको यहाँ पे जो नेशनल प्रोजेक्ट है उसका भी स्टेटस यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया गया। अगर किसी भी प्रोजेक्ट को यहाँ पे नेशनल प्रोजेक्ट का क्या मिलता है, स्टेटस मिलता है, तो उसमें क्या होता है, जो सेंटर और स्टेट साथ में आकर क्या करते हैं, उस प्रोजेक्ट को यहाँ पर फॉर्मुलेट करते हैं। मतलब कि यहाँ पर कितना होता है, 90:10 का 90:10 का रेशियो होता है, और इस रेशियो से यहाँ पे क्या होता है, दोनों यहाँ पे जो कॉस्ट होती है वो शेयर होती है, ओके, बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर होगा। तो यहाँ पे 3 रिवर की लिंकेज होगी। ये प्रोजेक्ट आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तो कि ये क्या है, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे क्या किया जाए, जैसे कि ये एमपी है और ये राजस्थान है, तो यहाँ पे एक कैनाल बना दिया जाएगा, तो जिसके थ्रू यहाँ पे क्या होगा, जो वाटर है, डैम्स वगैरह बना दिए जाएंगे, तो वाटर को यहाँ पे इन रिवर से राजस्थान तक पहुंचाया जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपके लिए कुछ फैक्ट्स निकल कर आ जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे नेवराज रिवर है, उस पर कौन सा डैम है, मोहनपुरा डैम है, ये मध्य प्रदेश में है। ओके, काली सिंध रिवर पर कुंदालिया डैम है, और यहाँ पे देखिए ये भी कहा जा रहा है कि ऑलरेडी यहाँ पर जो इंडिया में एमपी में रिवर्स है, डैम्स हैं, वो क्या है, सूखे पड़े हुए हैं। आप देखिए यहाँ पर एक डैम का व्यू है ना, रामगढ़ डैम है, तो इसका यहाँ पे जयपुर में ये कहा जा रहा है कि जो डैम्स हैं यहाँ पर क्या है, सूखे पड़े हैं। तो इस तरीके के हमें क्या करने होंगे, आगे प्रोजेक्ट्स लेकर आने होंगे। ओके, नेक्स्ट हम मूव करें। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा, नेक्स्ट न्यूज है, पैनल काउंट्स 70,158 सब्स्टिट्यूटिंग स्ट्रक्चर इन द बफर जोन्स ऑफ केरलास प्रोटेक्टेड एरिया। नाउ आप सभी को पता है यहाँ पे क्या होता है, इकोनॉमिक जोन होता है ना, जो इको सेंसिटिव जोन्स होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं। इको सेंसिटिव जोन क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर ये क्या है, ये इको सेंसिटिव जोन है, इसके आसपास मतलब 1 से मतलब कि 10 किलोमीटर तक का जो एरिया होता है उसको बफर जोन कहा जाता है। ओके, इको सेंसिटिव में यहाँ पे जो ऐसे एनिमल्स और ऐसी स्पीशीज जो कि बहुत ही ज्यादा वल्नरेबल हैं, उनको यहाँ पे क्या किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है, और उसके आसपास का एक बफर जोन क्रिएट किया जाता है कि आप इस बफर जोन में कोई भी, जैसे कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ है ना, कोई भी मतलब कि ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग है, कुछ भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिसके कारण जो ये इको सेंसिटिव जोन है इस पर यहाँ पे इफेक्ट पड़े। ओके, यहाँ पे सब छोटी मोटी चीज़ें, जैसे कि आप एग्रीकल्चर वगैरह है, नॉर्मल चीज़ें यहाँ पे मेनली ट्राइब्स पीपल को यहाँ पे क्या किया जाता है, अलाउ किया जाता है कि वो क्या कर सकते हैं, रिसाइड कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये एक इशू आया, केरला की बात की जा रही है कि यहाँ पर कितने हैं जो इको सेंसिटिव जोन्स हैं और इनका जो बफर जोन है, यहाँ पे बहुत सारे क्या किए जा रहे हैं, स्ट्रक्चर किए जा रहे हैं। तो देखिए, सब्स्टिट्यूटिंग स्ट्रक्चर इन 1 किलोमीटर बफर जोन ऑफ 23 नेशनल पार्क्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन केरला। यहाँ पर जो इन्होंने क्या करके रखा है, जो ये हमारा इको सेंसिटिव जोन है, ओके, और इसका 1 किलोमीटर तक ही क्या है, बफर जोन है। तो यहाँ पर ये जो बफर जोन है केरला में, ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्शन वगैरह, मतलब कि स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा है। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें कि 52,376 यहाँ पे रेसिडेंशियल यूनिट्स हैं, मतलब कि यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, रिसाइड कर रहे हैं। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर एमिनिटीज की बात करें तो 7,000 यूनिट्स क्या है, यहाँ पे सिविक एमिनिटीज है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, 519 यहाँ पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, 40 बैंक्स हैं, एंड 6,000 यूनिट्स एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चरी कैटेगरीज। तो मतलब ये जो बफर जोन है, यहाँ पे क्या किया जा रहा है, बहुत ही ज्यादा यहाँ पे स्ट्रक्चर है। अब ये इसका ओवरऑल इफेक्ट हमें कहाँ देखने को मिलेगा, जो हमारे यहाँ पे वल्नरेबल स्पीशीज है जिनको हम यहाँ पे प्रोटेक्ट करने की बात की जा रही है, इसका जो ओवरऑल इफेक्ट होगा वहाँ हमें देखने को मिलेगा। ओके, तो केरला में 23 नेशनल पार्क्स
और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज यहाँ पर। तो यहाँ पर मेनली क्या किया जा रहा है, सबसे ज़्यादा क्या है आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये केरला का मैप है, ये हमारे डिस्ट्रिक्ट है, और ये जो रेड कलर से आपको दिख रहा है ये क्या है, इको सेंसिटिव जोन है, और जो ये ग्रीन वाला पार्ट है वो क्या है, हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा, साइबर अटैक्स आर राइजिंग बट देयर इज एन आइडियल पैच। ना साइबर अटैक्स क्या हो रहे हैं, कंटिन्यूसली यहाँ पर बढ़ रहे हैं। आप सभी को पता है कि साइबर अटैक्स क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही यहाँ पर क्या हुआ कि एम्स में, आपने नवंबर में ये न्यूज़ पढ़ी होगी कि एम्स में एक बहुत बड़ा यहाँ पर क्या हुआ है, साइबर अटैक हुआ है। साइबर अटैक्स इन द सेंस कि उनका मैनेजमेंट से यहाँ पर रिपोर्ट आई थी कि बहुत सारी जो उनके डेटाज हैं, रिपोर्ट्स फाइल्स हैं पेशेंट्स की, वो यहाँ पर ओपन नहीं हो रही है, जो डेटा है वो क्या हो रहा है, ब्रीच हो रहा है। ओके, ये इशू अब इसमें यहाँ पे क्या हुआ था, जैसे कि कोविड-19 जब आया था, कोविड-19 के कारण यहाँ पे क्या कर दिया गया था, जो भी पेशेंट का डेटा था उसको यहाँ पे पूरा डिजिटलाइज कर दिया था। ओके, अब इसी के चलते यहाँ पे ये एम्स, आप सभी को पता है दिल्ली का मतलब कि बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है हमारा, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ माइंड। तो यहाँ पर क्या हो, पहला यहाँ पे रैंसम वेयर अटैक यहाँ पे देखने को मिला। अब यहाँ पे हम पहले समझते हैं व्हाट इज रैंसम वेयर अटैक। तो रैंसम अटैक में क्या होता है कि ये एक मालवेयर डिज़ाइन है, जिसमें जैसे कि हमारी जो फाइल होती है, फॉर एग्जांपल मैंने अपना यहाँ पर पीसी या लैपटॉप कुछ ओपन किया, उसमें मेरी कोई भी फाइल है, मैं उसको ओपन करने जा रही हूँ, बट वो जो फाइल है वो ओपन नहीं हो रही है ना। वो क्या कर रही है, वो एक किसी की डिमांड कर रही है कि आप इस की को यहाँ पे जो डिस्क्रिप्टिव की होती हैं उसको यहाँ पे प्रेस कीजिए, है ना, उसके बाद ही क्या होगी, आपकी जो फाइल ओपन होगी। अभी जो डिस्क्रिप्टिव की है, हम इसको यहाँ पे क्या करने लगते हैं, ढूंढने लगते हैं कि ये कहाँ पर है ये की। ओके, और ये जो की किसके पास होती है, जिसने हमारा जो डेटा है उसको यहाँ पर हैक किया है ना। इसको मेनली यहाँ पे क्या होती है, इंक्रिप्टिव फाइल को इंक्रिप्ट कर देता है, फाइल हमारे यहाँ पर ओपन ही नहीं होती है। तो देखिए इसी के चलते मतलब कि आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा रैंसम क्या है। इसमें क्या किया जाता है, रैंसम की बात करें एक तरीके से फिरौती, ठीक है। तो इस फिरौती में क्या किया जाता है कि जैसे हमारा कोई भी डेटा है, हमारी कोई भी फाइल है, हम उसको ओपन करने जा रहे हैं, बट वहाँ पे वो ओपन नहीं हो रही और वो डिमांड कर रही किसी डिस्क्रिप्टिव की भी, और ये जो डिस्क्रिप्टिव की होती है वो किसके पास होती है, जिस पर्सन ने यहाँ पे हमारी जो फाइल है उसको यहाँ पर हैक किया है। ओके, अब वो क्या करते हैं कि अगर आपको ये की चाहिए तो इसके लिए आपको यहाँ पर फॉर एग्जांपल वो अपने तरफ से अमाउंट रखते हैं कि आप 5 करोड़ रुपीस दीजिए, 10 करोड़ रुपीस दीजिए, उसके बाद ही आपको क्या मिलेगी, ये जो की है वो प्रोवाइड की जाएगी, और फिर जब आपको उसको प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे क्या किया जाएगा, उसका यहाँ पे एक्सेस प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, तो मतलब इसमें मतलब हैक करके आपसे ही पैसे मांगे जाते हैं आपकी फाइल को ओपन करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे मेरे यही कहा जा रहा है कि जो हम ये डिजिटल इंडिया की तरफ जो हम ये डिजिटल नेटवर्क है वो बहुत ही तेजी से क्या हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है। ओके, अब यहाँ पे जो साइबर अटैक्स हैं, इस तरीके के हमें जो मामले हैं वो आगे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए नियरली 40 मिलियन हेल्थ रिकॉर्ड्स वर compromised and it took over 2 weeks for the system to be brought online। अब यहाँ पे जब ये हुआ था एम्स में, तो यहाँ पे जो 40 मिलियन जो हेल्थ रिकॉर्ड थे वो क्या हुए थे, कॉम्प्रोमाइज हुए थे, और इसमें 2 से 3 वीक लग गए थे ये पूरे जो रिकॉर्ड है उसको ऑनलाइन लेकर आने में। ओके, अब ये जो रैंसम गैंग होती है ब्लैक कैट ब्रीच द पेटेंट कंपनी ऑफ सोलार इंडस्ट्रीज लिमिटेड। यहाँ पर जो सोलार इंडस्ट्री है उसका जो पेटेंट है उसको भी यहाँ पे ब्रीच किया था रैंसम गैंग ने। अब हम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एम्यूनिशन एंड एक्सप्लोजिव मैन्युफैक्चर एंड एक्सट्रैक्टेड ओवर 2 टेराबाइट ऑफ डेटा। अब जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड एम्यूनिशन है, उन्होंने ये कहा कि टोटल उन्होंने 2 टेराबाइट जो डेटा है उसको क्या किया है, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट किया है ना। जो साइबर अटैक के कारण जो उनका जो डेटा का लॉस हुआ था उसमें उन्होंने 2 टेराबाइट जो डेटा है उसको यहाँ पर एक्सट्रैक्ट किया है। ओके, ना यहाँ पे बात की जा रही है कि जो क्राइम है, साइबर अटैक से, वो कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, यहाँ पर बढ़ रहे हैं, और हमें यहाँ पर जैसे कि हर एक चीज़ में हम देख रहे हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, जो हमारा डेटा है वो क्या होता है, ब्रीच होता है। अगर हम इसका कॉस्ट देखें तो देखिए 75 ऑफ द इंडियन ऑर्गेनाइजेशन हैव फेस सच अटैक। इंडिया में जो 75% जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने इस तरीके के अटैक्स यहाँ पे क्या किए हैं, फेस किए हैं। और अगर हम एवरेज डैमेज की बात करें तो इनको कितना डैमेज हो चुका है, 35 करोड़ रुपीस तक का हमें क्या हो चुका है, यहाँ पे डैमेज हो चुका है। ओके, अब इन फ्यूचर अब इसमें से हमें क्या पता कितने रिपोर्ट नहीं हुए, यहाँ पे कितने रिपोर्ट हुए हैं। अगर हम साइबर कैपेबिलिटीज की बात करें तो आजकल जो साइबर सिस्टम है हम उसको हर जगह यूज करते हैं। इवन जो हमारा अभी ऑनगोइंग वॉर है रशिया यूक्रेन का, उसमें भी हम क्या कर रहे हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ऑफ वॉर हेड, राडार एंड कम्युनिकेशन जो डिवाइस है उनका हम कंटिन्यूसली यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। हम जीपीएस है, जो हमारे हैकिंग सिस्टम से इनको यूज किया जा रहा है। इवन हमारे जो वॉर जैसे
कंडीशन है उसमें भी क्या किया जा रहा है, साइबर कैपेबिलिटीज का कंटिन्यूसली यहाँ पे रोल है ना, और इसका यहाँ पर यूज किया जा रहा है। ओके, अब यहाँ पर हमें क्या जरूरत है, ये जो अटैक्स हैं वो तो बढ़ रहे हैं, अब इसके लिए हमें सॉल्यूशन की भी बात करनी है ना। तो इंडिया की बात करें तो इंडिया में क्या है, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है। ये इंडिया की क्या है, साइबर सिक्योरिटी एजेंसी है। इस एजेंसी में यहाँ पर उन्होंने गाइडलाइंस निकाली है। उन्होंने ये कहा है कि अगर कोई भी साइबर अटैक का इंसिडेंट होता है तो जिसके साथ भी हुआ है, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ ये अटैक हुआ है, तो विद इन आवर उनको क्या करना होगा, उनको रिपोर्ट यहाँ पे फाइल करनी होगी कि उनके साथ क्या हुआ है, यहाँ पर साइबर अटैक हुआ है। और उनको ये भी कहा है कि इंसिडेंट विद इन आवर ऑफ आइडेंटिफाइंग देम। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ यहाँ पे कुछ अटैक हुआ है, मतलब कि आपके कुछ डेटा है वो यहाँ पे इनक्रिप्ट हुए हैं, तो विद इन आवर आपको यहाँ पे क्या करना होगा, आपको यहाँ पर रिपोर्ट फाइल करनी होगी। ओके, जिससे हम क्या कर सकें, यहाँ पर जो अटैकर्स है उसको यहाँ पर कैच कर सकें। नेक्स्ट इसमें अगर हम देखें तो इंडिया का एक ड्राफ्ट है डिजिटल पर्सनल प्रोटेक्शन बिल 2022। इस प्रोटेक्शन बिल में मेनली क्या है कि अगर डेटा ब्रीच होता है तो इसमें पेनाल्टी कितनी की 500 करोड़ रुपीस का यहाँ पे क्या है, पेनल्टी का यहाँ पे प्रोविजन है। ओके, इंडिया आर्म फोर्स की देखें तो उन्होंने क्या क्रिएट करके रखा है, एक डिफेंस साइबर एजेंसी यहाँ पे क्रिएट करके रखी है, जिसमें यहाँ पर जितने भी ऑफेंसिव और डिफेंसिव मैनोवर्स हैं उनको यहाँ पे क्या कर सकें, आगे लेकर आ सके। ओके, अब ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, दुनिया भर में क्या हो रहा है, ये साइबर अटैक्स हो रहे हैं। तो इसलिए इसमें ये कहा जा रहा है कि हमें यहाँ पे ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है ना। जितने भी कंट्रीज हैं उनको हमें यहाँ पे सामने आना होगा, ताकि हम ये जो साइबर अटैक जैसे ये जो इश्यूज हैं इसको हम सामने यहाँ पे क्या करें, टैकल करें। अब अगर हम बात करें इंडिया में, तो सिर्फ अभी हमने ये एम्स का मामला देखा, और भी यहाँ पे छोटे मोटे जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उनमें हमने अभी साइबर अटैक्स देखे। यूएस में इस तरीके के जो अटैक्स हैं वो बहुत नॉर्मली हैं। कुछ दिनों पहले ही आपने देखा होगा कि यूएस की एक पाइपलाइन है, उसमें यहाँ पे साइबर अटैक हुआ था, जिसके कारण यहाँ पे उसको शट डाउन किया गया था। ओके, तो यूएस में, जापान में, मतलब कि रशिया में, बहुत सारी जो कंट्रीज हैं वहां पर ये साइबर अटैक जो है हमें फेस करने पड़ते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो देखिए, जो बहुत सारी जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन है वो कहाँ है, प्राइवेट सेक्टर में है। अब प्राइवेट सेक्टर में है, इट मीन्स यहाँ पर देखिए प्राइवेट सेक्टर में, तो वहां पर क्या होता है, जो पर्सन का जो डेटा होता है वो प्राइवेट सेक्टर के पास होता है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि हमें यहाँ पे जो मेनली जो प्राइवेट सेक्टर है उसका हमें क्या करना होगा, पार्टिसिपेशन बढ़ाना होगा इंडिया की साइबर सिक्योरिटी स्ट्रक्चर में, है ना। हमें क्या करना होगा, जो इंडिया का साइबर सिक्योरिटी स्ट्रक्चर है उसमें हमें प्राइवेट सेक्टर को लेकर आना होगा। क्यों? क्योंकि उनके पास क्या है, बहुत सारा डेटा होता है ना। और जब ये हम एक साथ आएंगे तभी हम क्या कर पाएंगे, यहाँ पे जो कस्टमर्स हैं और जो डेटा है उसको हम यहाँ पर प्रोटेक्ट कर पाएंगे। ओके, जैसे कि अभी हमारी बात चल रही है कि हम क्या करने जा रहे हैं, 5G यहाँ पर लेकर आ रहे हैं, है ना। क्वांटम कंप्यूटिंग को यहाँ पर लाने की बात की जा रही है। तो इसलिए हमें यहाँ पे क्या करना होगा, हमें प्राइवेट सेक्टर के साथ आकर मिलना होगा, और ताकि हम क्या कर सकें, जो कस्टमर्स का डेटा जो ब्रीच हो रहा है उसको हम यहाँ पर प्रोटेक्ट कर सकें। ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग इज एसेंशियल, इसमें ये बात की जा रही है कि देखिए, दिस ईयर साइबर क्राइम्स आर एक्सपेक्टेड टू कॉज डैमेज वर्थ एस्टिमेटेड 8 ट्रिलियन वर्ल्ड वाइड। अगर हम वर्ल्ड वाइड देखें तो साइबर अटैक्स के कारण यहाँ पे कितना लॉस हो रहा है, कितना डैमेज हो रहा है, 8 ट्रिलियन डॉलर। तो देखिए बहुत बड़ा अमाउंट है, 8 ट्रिलियन डॉलर। ओके, इंडिया की बात करें तो इंडिया ने ऑलरेडी यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी ट्रीटी साइन करके रखी है। किसके किसके साथ, यूनाइटेड स्टेट के साथ, रशिया के साथ, ओके, यूनाइटेड किंगडम, साउथ कोरिया, यूरोपियन यूनियन के साथ हमारे यहाँ पर क्या है, साइबर सिक्योरिटी ट्रीटीज हैं। इवन हमारे जो मल्टीनेशनल फ्रेमवर्क्स हैं जैसे क्वेड है, I2U2 है, इसके साथ भी हमारे क्या है, कंटिन्यूसली हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा साइबर इंसिडेंट की जो रिस्पॉन्सेस हैं, टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशंस किए जा रहे हैं कि हम किस तरीके से जो हमारा टेक्नोलॉजी उसको यहाँ पे उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग पे बात की जा रही है, किस तरीके से हमारा जो साइबर रेजिलेंस है उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हमारे जैसे कि मल्टीनेशनल फ्रेमवर्क्स है, यहाँ पर ये बात की जा रही है। इवन हम प्रीवियस ईयर देखें तो जनरल असेंबली जो हमारी है, यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली, उन्होंने यहाँ पे 2 प्रोसेस क्या किए हैं, सिक्योरिटी जो हमारी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी है इसको सिक्योर करने के लिए यहाँ पे 2 प्रोसेस बताएं। कौन सा? पहला है ओपन एंडेड वर्किंग ग्रुप, ठीक है, आपको यहाँ पे याद रखना है। इसमें क्या है, जितने भी यूएन की मेंबरशिप एस्टैब्लिश थ्रू अ रेजोल्यूशन बाय रशिया, ये रशिया के द्वारा क्या होता है, रेजोल्यूशन आया था। और एक दूसरा है, ये क्या है, ग्रुप ऑफ गवर्नमेंटल एक्सपर्ट, इसमें 25 कंट्रीज हैं। ये रेजोल्यूशन आया था यूएस के द्वारा। ओके, तो इसमें मेन फोकस ये था कि हमें क्या करना है, जो सारी जो कंट्रीज हैं उनको साथ में आकर क्या करना होगा, ये जो साइबर सिक्योरिटी है ना, जो हमारा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज है उसकी सिक्योरिटी पे, इस पे जो इश्यूज आ रहे हैं उस पर हमें यहाँ पे क्या करना होगा, कुछ एक
बहुत ही स्ट्रॉन्ग सा आपको क्या लेकर आना होगा, यहाँ पर स्ट्रक्चर लेकर आना होगा, जिससे हम इसको यहाँ पर क्या कर सके, रोक सके। अब देखिए यहाँ पर देखिए आप सभी को पता है कि इंडिया के पास बहुत बड़ी यहाँ पर क्या है, एक अपॉर्चुनिटी है। हमारे पास क्या है, G20 जो समिट हो रहा है उसकी यहाँ पे प्रेसिडेंसी है, ठीक है। तो ये जो इशू है साइबर सिक्योरिटी का, इस तरीके की जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो बहुत ही रेयर होती हैं। तो यहाँ पे हमारा जो इंटरनेशनल जो इंगेजमेंट हो रहा है उस पर हम क्या कर सकते हैं, जो साइबर सिक्योरिटी वाला जो इशू है इसको हम इस प्लेटफॉर्म पर सामने ला सकते हैं। तो देखिए इसमें ये कहा गया है कि it is a rare opportunity to bring together domestic and international engagement group across the spectrum and steer the direction of these consultation. India could make an effort to conceptualize a global framework ऑफ कॉमन मिनिमम एक्सेप्टेंस फॉर साइबर सिक्योरिटी। तो जो साइबर सिक्योरिटीज है ये सिर्फ इंडिया का मामला नहीं, इंडिया के लिए सिर्फ इशू नहीं है, ओवरऑल जो हमारा पूरा ग्लोबल है, वर्ल्ड है, उसके लिए यहाँ पे इशू है। तो हम साथ में आके ये जो साइबर सिक्योरिटी है इसको यहाँ पे एटलीस्ट यहाँ पे इसके लिए कोई एक अच्छा सा स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क ला सकें, ताकि हम इसको क्या कर सके, यहाँ पे हम इसको रोक सके। ओके, आई होप आपको यहाँ पे क्लियर होगा ये आर्टिकल। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा बर्ड्स डिलाइट बंगाल रिपोर्ट 489 स्पीशीज ड्यूरिंग काउंट। यहाँ पर क्या होता है कि बर्ड काउंटिंग की जाती है। ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट होता है, ये 2023 का इसमें हुआ है, ठीक है। तो ये जो ये कब लॉन्च हुआ था, इसमें हमारे लिए क्वेश्चन आ सकता है कि GBBC ये क्या है, ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट, ये कब हुआ था, 1998 में आया था, जिसमें ये कहा जाता है कि सभी इंडिविजुअल्स को यहाँ पे ये कहा जाता है कि आपके आसपास आप देखिए, मतलब कि आप किसी कंपनी के पास हैं, ठीक है ना, मतलब कहीं भी आप जाते हैं, घूमने जाते हैं, कैसी भी सिचुएशन में आप देखिए आपको यहाँ पे कितनी बर्ड्स यहाँ पर देखने को मिलती हैं, और आप उसकी यहाँ पे क्या कीजिए, एक रिपोर्ट बनाइए, एक फाइल बनाइए और इसको फिर हमें सबमिट करिए। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्या है, काउंटिंग की गई है। तो हमें 489 जो बर्ड्स की स्पीशीज़ है वो हमें यहाँ पे देखने को मिली है। ओके, उसके बाद देखें तो अरुणाचल प्रदेश में 426, आसाम में 407, कर्नाटका में हमें 397। तो इस तरीके की जो कह रहे हैं कि हमें इस तरीके के जो रिस्पॉन्सेज है वो देखने को मिले हैं। टोटल अगर हम बात करें तो टोटल कितनी ज़्यादा स्पीशीज़ हैं, इस तरीके की जो जब हम यहाँ पे स्पीशीज़ देखते हैं तो उसको फिर फाइनली यहाँ पे क्या किया जाता है, जो बर्ड स्पीशीज़ है उसको वहाँ पर जो हमारा डेटा होता है उस पर वहाँ पे उनको चेंज किया जाता है। ओके, तो ये किसके द्वारा होता है, बर्ड काउंट ऑफ इंडिया। इसके अंदर यहाँ पे जितनी भी टोटल हम देखें तो हमारे पास 9,768 जो बर्ड्स की यहाँ पे लिस्ट है, मतलब कैटेगरीज है हमारे इंडिया में, एक तरीके से ऐसा कहा जा सकता है। तो इसमें मेनली ये कहा जाता है कि जो पर्सन है, कोई भी इंडिविजुअल है, सबको ये कहा जाता है कि आपके आसपास जितनी भी बर्ड्स हैं आप उनको देखिए, है ना। थोड़ा आप यहाँ पे बर्ड वॉचिंग, जैसे कुछ लोग होते हैं उनको बर्ड वॉचिंग बहुत ज़्यादा पसंद होता है, उनकी हॉबी होती है, और उसको ऑब्जर्व कीजिए और फिर उसको यहाँ पे जो बर्ड ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड है वहाँ पर क्या करना, जो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है आप उसको वहाँ पर क्या कर सकते हैं, जाकर अपलोड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम मूव करते हैं। तो ये मनरेगा ओवर 40% ऑफ द ग्राम पंचायत डू नॉट रिपोर्ट डिजिटल अटेंडेंस। ना यहाँ पर एक स्कीम आई थी जिसमें हम मनरेगा स्कीम है, उसमें इन्होंने क्या है, जो हमारी मिनिस्ट्री है उन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे, नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम लेकर आएंगे, NMMS, ठीक है। इसमें क्या होगी, यहाँ पर डिजिटल अटेंडेंस ली जाएगी। बट इसमें यहाँ पे इशू ये आ रहा है कि टोटल अगर हम देखें तो हमारे पास 2,69,637 ग्राम पंचायत हैं, उसमें से सिर्फ 1,58,390 ग्राम पंचायत ने क्या है, रिपोर्ट की है, किसकी, कि उनके पास क्या है, NMS स्कीम है, मतलब कि वो क्या कर रहे हैं, डिजिटली यहाँ पर क्या ले रहे हैं, अटेंडेंस ले रहे हैं। ओके, टोटल अगर हम देखें तो जो रजिस्ट्रेशन है वो क्या है, कितना, जो मेट्स का जो रजिस्ट्रेशन है वो कितना है, 3,83,421 यहाँ पे पूरा टोटल रजिस्ट्रेशन है, किसके अंदर, NMS स्कीम के अंदर, ठीक है। बट अगर हम अटेंडेंस की बात करें तो ये जो डिवाइस का जो यूज़ है उसका मेयरली कितना यूज़ हो रहा है, सिर्फ 25.9% यहाँ पर जो अटेंडेंस है वो यहाँ पर क्या हो रही है, यहाँ पर दर्ज की जा रही है, रिकॉर्ड हो रही है। ओके, अब यहाँ पे मेनली इशू क्या आ रहा है, इशू ये आ रहा है कि सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो मनरेगा में 85% क्या है, वर्कर्स हैं। ओके, यहाँ पर इस ऐप के थ्रू क्या किया जा रहा है, उनका जो डेटा है वो उसको कलेक्ट किया जा रहा है। अब जो वर्कर्स हैं वो ये कह रहे हैं, इसी के चलते यहाँ पे जो वर्कर्स हैं उनकी जो अटेंडेंस है, कभी कभी बहुत सारे यहाँ पे ग्लिच आ जाते हैं इस ऐप में, जिसके कारण जो उनकी अटेंडेंस होती है वो रिकॉर्ड नहीं हो पाती, और जब अटेंडेंस रिकॉर्ड नहीं होती तो उनका यहाँ पे अटेंडेंस कम हो जाता है। अटेंडेंस कम होता है तो यहाँ पर क्या होता है, उनको जो वेजेस हैं उससे यहाँ पर कट किए जाते हैं। तो इसी के चलते यहाँ पर जो वर्कर्स हैं उन्होंने कहा, ये जंतर मंतर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें इन्होंने इशू क्या बताया कि पहला
कि कभी कभी क्या है, सब इसमें बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है, ये ऐप से रिलेटेड प्रॉब्लम बताएं। पहला क्या, हमारे पास इतने ज़्यादा वेजेस नहीं आते पहले मनरेगा के अंदर जो वेजेस प्रोवाइड किए जाते हैं। तो अगर हम उस वेजेस का जो हमें वेज प्रोवाइड किया जा रहा है, जो हमें सैलरी यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है, अगर हम उसका यूज़ सिर्फ इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन में ही कर दें, और कभी कभी क्या होता है जैसे कि जियो है उसका नेटवर्क आ रहा है, एयरटेल उसका नेटवर्क आ रहा है, कभी उसका नेटवर्क नहीं आ रहा है, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या हर दिन नई सिम खरीदते रहें, नई सिम चेंज करते रहें, ठीक है। दूसरा यहाँ पे जो इंटरनेट कभी यहाँ पर होता है कभी नहीं होता है, तो हमारा जो पूरा जो हमें वेज मिल रहा है मनरेगा के थ्रू, वो हमारा कहाँ चला जाएगा, फोन और इंटरनेट के जो बिल्स है उनको पे करने में यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है। तो इसी के चलते यहाँ पे ये प्रोटेस्ट हो रहा है कि मतलब कि हमारी जो रिकॉर्ड है ना, तो देखिए, द यूज ऑफ नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम हैज बीन रिपोर्टेड 1,58,319 ऑफ द ग्राम पंचायत सेज गवर्नमेंट डेटा। तो इसमें बस इसी के चलते यहाँ पर क्या हो रहा है कि देखिए, मनरेगा एक्टिविस्ट निकली दे सेड द गवर्नमेंट हैज क्लेम्ड दैट ब्रॉट इज NMS इज काउंटर करप्शन। अब इन्होंने ये कहा कि गवर्नमेंट ये जो ऐप लेकर आई है वो किस लिए लेकर आई, ताकि वो क्या कर सके, जो करप्शन है उसको यहाँ पे काउंटर कर सके, ठीक है ना। ये क्लेम किया कि हम क्या कर सकेंगे, जो वर्कर्स हैं उनकी यहाँ पे बेटर मॉनिटरिंग हो रही है, बट इसके हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, एडवर्स इफेक्ट ही देखने को मिल रहा है। हमें यहाँ पे जो वेजेस मिल रहा है उसका हम पूरा जो हमें वेजेस मिल रहा है वो हम कहाँ वेस्ट कर रहे हैं, कहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं, जो फोन है और जो इंटरनेट बिल्स हैं उनको पे करने में हमारा पूरा जा रहा है। तो इसमें जो हमारी ग्रोथ की बात हो रही है वो कहाँ से हो रही है। ओके, आई होप आपको यहाँ पे ये न्यूज़ क्लियर होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे COP28, यहाँ पे एक मिनिस्ट्रियल मीटिंग होने वाली है। कब होगी, ये दुबई में होगी। ओके, इस मीटिंग में ये मेनली ये कहा जा रहा है कि हमारा जो मेन फोकस होना चाहिए, मस्ट फोकस ऑन एडेप्टेशन इंस्टीड ऑफ मिटिगेशन। नाउ हमारे लिए अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है व्हाट इज एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन। तो एडेप्टेशन क्या है, रिफर्स टू असिस्टिंग कंट्रीज दैट आर मोस्ट वल्नरेबल टू इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। एडेप्टेशन में हमें उन कंट्रीज को देखना है कि मतलब कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, जैसे कि कोस्टल स्टेट्स हैं, आइलैंड्स नेशंस हैं, है ना, तो यहाँ पर क्या होता है, विथ फाइनेंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर असिस्टेंस उन्हें हमें क्या करना होगा, ये जो ग्लोबल चेंज हो रहा है उसके कारण इसके वहाँ पर उनके वल्नरेबल इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं, है ना। एडेप्टेशन क्या रिफर करता है कि हमें क्या करना है, उन कंट्रीज को यहाँ पर असिस्ट करना है जो कि बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल हैं किसके, क्लाइमेट चेंज के। और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कौन से आते हैं, जैसे कि हमारे जो कोस्टल स्टेट्स होते हैं, है ना, और जो आइलैंड नेशंस होते हैं, तो ये हमारे ये एरियाज ज़्यादा इसके अंदर आते हैं। तो हमें उन्हें क्या प्रोवाइड करना होगा, उन्हें हमें फाइनेंस और इंफ्रास्ट्रक्चरल असिस्टेंस प्रोवाइड करना होगा। तो ये एडेप्टेशन है। मिटिगेशन में क्या होता है, मिटिगेशन में मेनली हम ये बात करते हैं कि हमें क्या करना है, जो कार्बन का एमिशन है उसको रिड्यूस करना है, और जो ग्लोबल अर्थ टेम्परेचर जो हमारा 1 डिग्री सेल्सियस अभी करंट लेवल है उसको हमें 0.5 डिग्री सेल्सियस तक लेकर आना है, ठीक है। तो मिटिगेशन में हम क्या करते हैं, मेनली जो हमारा कार्बन एमिशन है उसको हम किस तरीके से रोकें, है ना, उस पर रोक लगाएं, उसको रिड्यूस करें, उस पर बात की जाती है। और एडेप्टेशन क्या है, एडेप्टेशन मतलब हमें उन कंट्रीज को यहाँ पे असिस्ट करना है जो कि बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल है किसके लिए, क्लाइमेट चेंज के लिए। ओके, तो इसमें यही बात की जा रही है कि जो COP28 होगा तो उसमें हमें मेन फोकस किस पर करना है, एडेप्टेशन पर करना है इंस्टेड ऑफ मिटिगेशन। तो यहाँ पे हमारे दो कॉन्सेप्ट थे, कौन कौन से, एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन। ओके, तो इसको हमने यहाँ पे समझ लिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, China calls for Russia and Ukraine ceasefire hits out at a block in a new position paper। अब चाइना यहाँ पे क्या बात कर रहा है कि हमें अब क्या करना होगा, यूक्रेन और मतलब कि एक ऐसा पोजीशन लेकर आनी होगी जिससे कि जो रशिया यूक्रेन को वॉर चल रहा है, इसको 1 साल हो चुके हैं, कल से 24 फेब से ये वॉर स्टार्ट हुई थी और तब से यहाँ पे पूरा हमें 1 साल हो चुका है रशिया यूक्रेन के वॉर को। तो चाइना ने यहाँ पे कहा है कि हमें क्या करवाना होगा, सारी कंट्रीज को यहाँ पर जितने भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है सबको एक साथ आना होगा और रशिया यूक्रेन के बीच में यहाँ पे कुछ सीज फायर करवाना होगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे कहा है, चाइना हैड कॉल्ड ऑन अ पार्टीज टू सपोर्ट रशिया एंड यूक्रेन इन रीचिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव सीज फायर। मतलब यहाँ पे जितनी भी पार्टीज उन सबको सामने आकर जो रशिया यूक्रेन है उनको यहाँ पे एक कॉम्प्रिहेंसिव सीज फायर की तरफ लेकर आना होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये बात की जा रही कि सोवरेनिटी, इंडिपेंडेंस एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ ऑल कंट्रीज मस्ट बी इफेक्टिवली अपहेल्ड। अब यहाँ पे जो सीज फायर जितने भी यहाँ पे कंट्रीज आएंगी तो यहाँ पर क्या होगा, एक तरीके से आप कह सकते हैं यहाँ पर उनकी सॉवरेनिटी, इंडिपेंडेंसी, है ना, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, इन सारी कंट्रीज को यहाँ पे इफेक्टिवली क्या किया जाएगा, अपहेल्ड किया जाएगा, है ना। सिक्योरिटी पर, रीजन की सिक्योरिटी पर यहाँ पर कोई भी इशू नहीं आएगा। अब देखिए आप सभी को पता है जब से यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है, चाइना और रशिया के जो रिलेशन है,
चाइना रशिया की जो रिलेशन है वो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अब तक की जो हिस्ट्री में उनकी बेस्ट पीरियड ऑफ रिलेशन चल रहे हैं, है ना, बेस्ट पीरियड इन हिस्ट्री, उनकी जो करंट रिलेशन है हिस्ट्री में अब तक के सबसे ज़्यादा अच्छे रिलेशन हैं। ओके तो बस यही डिमांड कर रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, क्योंकि जो रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है इसके कारण यहाँ पे जो ग्लोबल साउथ है इसके यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो फूड सिक्योरिटी का कंसर्न है वो कंटिन्यूसली यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ओके और जो इंटरनेशनल लेवल पर हम देखें तो ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर भी हमें बहुत सारे यहाँ पे प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं। तो चाइना ने यहाँ पे देखो जो नेटो है और जो वेस्टर्न ऑब्जर्वर्स हैं उनको यहाँ पे क्रिटिसाइज भी किया है कि आप क्या कर रहे हैं, सिर्फ यहाँ पर यूक्रेन को यहाँ पे सपोर्ट करके एक तरीके से उनको यहाँ पे क्या कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, और जिसके कारण ये वॉर है जो वो रुक नहीं रहा है। ओके और जो हमारी ये जो ग्लोबल सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं वो कंटिन्यूसली यहाँ पे क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ है अनसर्टेनिटी स्टेट बट ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक इंप्रूविंग। ना यहाँ पे G20 की यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर मीटिंग हुई थी जिसमें यहाँ पे इनोग्रेट किया गया था। तो जो हमारे RBI के गवर्नर है उन्होंने एड्रेस किया, उन्होंने इस पर ये बात कही कि यहाँ पे ग्लोबल वर्ल्ड में हम देखें तो बहुत ज़्यादा क्या है, अनसर्टेनिटी है, बट स्टिल जो हमारा ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक है वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा। देखिए द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हैड इन इट्स जनवरी अपडेटेड of the World Economic Outlook said, although the global economy is poised to slow this year before rebounding next year, the outlook is less gloomy than in इट्स अक्टूबर फोरकास्ट। तो इसमें यही कहा जा रहा है कि जैसे कि इन्फ्लेशन यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, धीरे धीरे ग्रोथ हमारी क्या हो रही है, कंटिन्यूसली यहाँ पे हम ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं, हमारा डिक्लेशन यहाँ पे डिक्लाइन हो रहा। तो यहाँ पर हम देखिए बहुत सारी अनसर्टेनिटी, जैसे कि अभी हमने बात करी क्या, रशिया यूक्रेन वॉर, इसके कारण भी क्या है, इन्फ्लेशन यहाँ पे जो ग्लोबल साउथ कंट्रीज़ हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे फूड सिक्योरिटी जैसे जो कंसर्न है वो हमें देखने को मिले। तो बट बहुत सारी यहाँ पे अनसर्टेनिटीज़ हैं, बट हमारा जो ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक है वो क्या हो रहा है, यहाँ पर इम्प्रूव हो रहा है। ओके तो देखिए देयर इज़ अ नाउ ग्रेटर ऑप्टिमिज्म दैट द वर्ल्ड may avoid a deep recession and only experience slow growth of faster recession। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि हमारी जो ग्रोथ हो रही है वो क्या हो रही है, स्लो हो रही, बट यहाँ पर हम क्या अवॉइड कर रहे हैं, जो हमारा डीप रेसेशन है उसको हमने यहाँ पे क्या किया है, अवॉइड किया है। ओके तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर होंगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। PDF के लिए ज्वाइन टेलीग्राम चैनल एडुवर्स न्यूज़ एनालिसिस। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।